हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू, मैं सक्सेस टीम से। आज आपके लिए लेके आया हूँ मीडिया टेक का बूट सीक्वेंस। हाल ही में मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे कि अभी जो मोबाइल चल रहा था हैदराबाद में, उसके अंदर में जो मेरा क्लास था यही बूट सीक्वेंस का था, मीडिया टेक का। तो एक्चुअल में वहाँ पर सही से नहीं हो पाया, उतना ज़्यादा सही से नहीं हो पाया, क्योंकि बूट सीक्वेंस के लिए मेरे को आधा घंटा टाइम दिया था और सेटअप में ही ऐसे 10 मिनट निकल गया था। 20 मिनट के अंदर मैं कोई चीज़ क्लियर नहीं कर सकता था। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज पूरा मस्त आराम से ओपन कंडीशन में मीडिया टेक का बूट सीक्वेंस आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसके अंदर में अगर आपने एक ये वीडियो देख लिया, इसका मतलब ये है कि आपने मीडिया टेक के अंदर में जितने भी डेड वाले फॉल्ट आते हैं वो पूरा क्लियर कर लोगे कि एक पावर आईसी कितने टाइप के वोल्टेज जनरेट करता है और कौन सा वोल्टेज कहाँ जाता है, कितना टाइम जाता है, प्लस कौन सा बक है, कौन सा एलडीओ है, कौन सा एक्स्ट्रा बक है, ठीक, हमारे ट्रिगर वोल्टेज कौन सा है, ठीक, ये सारा ए टू जेड एक ही वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग विदाउट स्किप किए इस वीडियो को देखना है। यदि आप स्किप करेंगे तो बीच-बीच का अगर छूटा तो मतलब आप सही से डायग्नोस नहीं कर पाएँगे। हाँ, लेकिन इतना इस वीडियो को यदि आपने ध्यान से देखें, यदि ध्यान से आप देखते हैं, तो 80% तो आपके हैंडसेट आप इस वीडियो से ही क्लियर कर लोगे। बस हर बार मैं यही बोलता हूँ कि यदि आपके पास में डायग्राम का नॉलेज है, तो आपको ये बूट सीक्वेंस अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन भी बनता है आपका, कमेंट करके आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो मीडिया टेक का जो प्रोसेस है, इतना ओपनली कंडीशन में अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला है, ओनली शॉर्ट शॉर्ट करके डालते हैं। तो मैं इसमें पूरा लिया हूँ कि एक हैंडसेट को चालू होने के लिए कितना वोल्टेज की ज़रूरत है और कौन-कौन सा वोल्टेज अगर नहीं आता है तो क्या-क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बूट सीक्वेंस। देखिए, यहाँ पर हमने लिया चार्जिंग आईसी, एक पावर आईसी एमटी 6357 सीआरवी के ऊपर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर में ये चल रहा है। सीपीयू, एमएमसी, रैम इसी के अंदर रहेगा, क्योंकि एक एमएमसी है, मतलब रैम और रोम दोनों साथ में रहते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा बक है, ये हमारा एक्स्ट्रा एलडीओ है। ठीक है? अब यहाँ पर ये दोनों क्या चीज़ है अगर बोलते हो आप लोग, तो देखिए, मीडियाटेक का जो सीआरवी आईसी है, वो लगभग आए मार्केट में 2-3 साल हो चुका ना, ठीक है? अब 2-3 साल आए होने के बाद भी अभी भी मार्केट के अंदर में कुछ नए मॉडल भी आते जा रहे हैं, उसमें भी सीआरवी लग रहा है। तो पहले वाले और अभी वाले में भी कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। इसमें क्या है देखिए, एक पावर आईसी दिया है और ये एक्स्ट्रा बक और एलडीओ इसलिए दिया है क्योंकि ये पावर आईसी उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वहाँ पर उसने एक एक्स्ट्रा बक लगाया है और एक्स्ट्रा एलडीओ लगाया है। ठीक है? तो उस आईसी का सर्किट भी साथ ही साथ चलेगा, क्योंकि वो आईसी यदि आपने छेड़ दिया तो वो भी हमारा इनसे डेड होगा। तो हमारे पास में एक डेड आया है। उस डेड को हमको डायग्नोस करना है एक स्टेप से, जो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले वीपीएच पावर कहाँ से बनता है हमारा? चार्जिंग आईसी से। मीडियाटेक के अंदर में वोल्टेज सिस्टम लिखा रहता है और क्वालकॉम सेट के अंदर में वीपीएच पावर लिखा रहता है। तो हम वोल्टेज सिस्टम यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये हमारा वीपीएच पावर है। तो सबसे पहले ये वोल्टेज कहाँ पर गया? पावर आईसी के अंदर गया। तो पावर आईसी के अंदर जब गया है, तो पावर आईसी आईसी को तो सबसे पहले खाना चाहिए। यदि पावर आईसी को खाना नहीं मिलेगा, तो पावर आईसी तो काम नहीं करने वाला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बग के लिए चाहिए, एलडीओ के लिए चाहिए। सबसे पहले पावर की इनपुट होनी चाहिए। हर एक आईसी को देखना, कोई भी आईसी यदि दिया है बोर्ड के अंदर में, तो पहले उसके लिए वीडीडी जाता है। उसके बाद कोई सर्किट को काम करने के लिए अलग से वीडीडी जा रहा है। ठीक है? तो ऐसे टाइप के सबसे पहले हमने दिया पावर आईसी को। एक पावर आईसी देने के बाद में यहीं से वीपीएच पावर एक लाइन जा रहा है एक्स्ट्रा बक के अंदर। ठीक है? ओनली सिर्फ इनपुट है, अभी कोई आउटपुट नहीं हुआ है, ओनली सिर्फ हमने इसको क्या दिए? इनपुट दिए हैं। अब नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ
देखिए, हमारे पावर आईसी के अंदर में जो सबसे फर्स्ट वोल्टेज बन रहा है वो है VREF। देखिए डायग्राम में यदि आप सर्च करेंगे, आपके पास जो देखो, ये तो मैं मॉडल से नहीं बता रहा हूँ ना, ये कौन से मॉडल में आईसी ट्रेस करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी मीडिया टेक है, सारे मीडिया टेक में ये नाम सर्च करके आपको वो लोकेशन मिल जाएगा। आप वहां पर ओनली सिर्फ सर्च बार में आप कर देना VREF, इंटर करना, ये वाला सर्किट आपका आ जाएगा डायग्राम के अंदर। चाहे वो 6328V हो, 6357V हो, 6357CRV, MRV, ठीक है, और MT 6358, ठीक, 6358, ये सब आईसी लगभग लगभग थोड़ा 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 यानी कि सब सेम टू सेम है। चेंज बस है, थोड़ा थोड़ा जगह लोकेशन चेंज होगा और नाम के अनुसार से थोड़ा सा उसका डायग्राम में कुछ अलग देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यदि आपने इस नाम को सर्च कर दिया और ये पावर आईसी से आउटपुट होते हुए दिख रहा है और एक कैपेसिटर में जाके खत्म हो रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये लाइन कहीं और आगे नहीं जा रहा है, ओनली यहाँ तक आया है और कैपेसिटर में गया है और कैपेसिटर के बाद लाइन खत्म है, वो ओनली फिल्टर के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर VREF का वोल्टेज यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1.3। और एक चीज याद रखो, ये डायग्राम के अंदर में ये वोल्टेज लिखा हुआ नहीं आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर देखते देखते अगर एक एक करके आप नोट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंड गैप रिफरेंस वोल्टेज, ठीक है, ये पावर आईसी का एक रिफरेंस वोल्टेज है और यहाँ पर जो वोल्टेज आने वाला है 1.3। यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ, हम यदि इस वोल्टेज को यदि चेक करेंगे, यहाँ पर जो भी वोल्टेज अभी बनेंगे उसमें हमको पावर प्रेस करने की जरूरत नहीं, ना यूएसबी लगाने की जरूरत नहीं, ओनली बैटरी भी लगा देंगे तो ऊपर भी ये वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिगर देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड वोल्टेज जो मर रहा है, यहाँ पर PMIC इंटरनल डिजिटल पावर, उसका नाम है DVDD18 अंडरस्कोर DIG। PMIC इंटरनल डिजिटल पावर मतलब ये पावर आईसी हमारी डिजिटल है, ठीक है, एनालॉग आईसी नहीं है, ये डिजिटल आईसी। तो डिजिटल आईसी में सर्किट होगा ही होगा, क्योंकि डिजिटल की जो सर्किट है उसके लिए तो खाना चाहिए चाहिए। जब तक उस सेक्शन को अगर आप हम वोल्टेज नहीं देते हैं तो वो सेक्शन एक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 1.8 की वोल्टेज, सेम VREF की तरह यहाँ पर भी कैपेसिटर मिलेंगे और कैपेसिटर के बाद में लाइन खत्म है। यहाँ पर भी हमको वोल्टेज चेक करना है 1.8। फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये वोल्टेज आपको डायग्राम में नहीं मिलेगा, ये जो वोल्टेज जो बताते जाऊंगा इसके सर्किट के अंदर में, वो पूरे सर्किट का वोल्टेज आप नोट करते जाना, ठीक है। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट किया, फिर एक वोल्टेज बना RTC मार्को, यानी कि सॉरी गलती हो गया, RTC मैक्रो, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो 2.8 वोल्ट VRTC28। यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए इस जगह में क्या लिखा है, DVDD18 VRTC28। तो एक चीज याद रखना, जहां लास्ट डिजिट में मान जाए 18 लिखा है तो उसका वोल्टेज क्या होगा 1.8 वोल्ट। अगर 33 लिखा है तो वो 3.3 वोल्ट। यदि यहाँ पर 28 लिखा है तो ये हमारी होगा 2.8 वोल्ट। यदि ये वोल्टेज याद नहीं रखते हैं और ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है। फिर से मैं आगे निकालता हूँ, फिर से एक वोल्टेज आगे निकाला। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीन जो है VREF और DVDD18 DIG और VRTC28, ये तीन वोल्टेज हम ओनली बैटरी भी लगाएंगे तो पर भी हमारा सेट के अंदर में वोल्टेज बन जाएगा, कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं। ट्रिगर बोलने का मतलब यह है कि सेल्फ, जैसे कि हम पावर प्रेस करते हैं तो सेट बूट होता है, या फिर यूएसबी डालते हैं तो भी बूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये हो रहा है, ये वोल्टेज जो बन रहे हैं, ये कोई बूटिंग की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल बैटरी लगा करके भी ये तीनों वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। बूट सीक्वेंस अभी शुरू नहीं हुआ, हम यूएसबी जब लगाएंगे या फिर हम पावर प्रेस करेंगे तब ये स्टार्टिंग होता है। तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूएसबी लगा कर। यदि आपके पास डेड आया है तो बूट सीक्वेंस के अनुसार से आप करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये तीनों वोल्टेज को आप क्लियर कर लेना, क्या ये तीनों वोल्टेज जनरेट हो रहा है। और ये तीनों वोल्टेज की इनपुट सप्लाई हमारे VPS से होगा, ना कि कोई हायर LDO और लोअर LDO से होगा। ये भी बात याद रखना, कभी भी
ये तीनों वोल्टेज में से कोई यदि नहीं बन रहा है तो इसकी इनपुट सप्लाई वीपीएच पावर यदि यहाँ आ रहा है तो इसके इंटरनल में से इसको इनपुट नहीं मिल रहा है या फिर उसकी सर्किट खराब है, तब आपके पास में ऑप्शन एक पावर ही रिप्लेस करने का रहता है, वहां पर हम रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होता है बूट सीक्वेंस का स्टेप। अब हम क्या करेंगे, हम यूएसबी डालेंगे हैंडसेट के अंदर में और वोल्टेज स्टार्ट करेंगे। तो यूएसबी डाले, यूएसबी जैसे ही डाले हमारा सेट ट्रिगर हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पर ट्रिगर हुआ तो सबसे पहले वोल्टेज बनता है वॉच डॉग 1.8। ये आपने मीडियाटेक के लिए बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव है, थोड़ा सा सुन लेना। वॉच डॉग हर एक आदमी क्या बोलता है, पीएस होल्ड। सब यही जानता है कि यदि ये सारे वोल्टेज नहीं बना, यानी कि सारी वोल्टेज बन गया तो लास्ट में बनता है पीएस होल्ड। लेकिन मीडियाटेक के अंदर में ऐसा नहीं है। मीडियाटेक के अंदर में वॉच डॉग पहले बनेगा और क्वालकॉम के अंदर में पीएस होल्डर लास्ट में बनता है। फर्क यह है, मीडियाटेक में पहले बनेगा, क्वालकॉम में लास्ट में बनेगा। ये बात का याद रखना। यदि हम क्वालकॉम को देखते हैं तो क्वालकॉम एक एक करके सारी वोल्टेज बनते जाता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट मान जाए 28 है तो 28 वोल्टेज बन जाएगा, तब पीएस होल्ड पावर को होल्ड करने का काम करता है। पीएस होल्ड का मतलब होता है पावर होल्ड, पावर को रन करने नहीं देता, वोल्टेज को वो होल्ड करके रख देता है ताकि सेट हमारा रीस्टार्ट या तो बंद मत हो। ठीक है, तो उसी के लिए ये वॉच डॉग है। तो वॉच डॉग क्या कर रहा है, एक एक करके वोल्टेज जैसे बनते जा रहा है पकड़ते जा रहा है, पकड़ते जा रहा है, पकड़ते जा रहा है, और क्वालकॉम में एक साथ पकड़ता है। इसमें हम कभी भी वोल्टेज भी चेक करते हैं तो ये 1.8 है, लेकिन यहाँ पर हम चेक इसलिए नहीं कर सकते, इसके लाइन में यदि ये सीपीयू और पावर आईसी के बीच में कोई ऐसा टीपी देखने के लिए नहीं मिलता, ना कोई केप देखने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते। अगर जिसमें दिया है तो आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर वोल्टेज सबसे पहले पावर आईसी का बनता है वॉच डॉग का। ठीक है जी, ये एक पीएस होल्डर की तरह है। नेक्स्ट करता हूं, हमारी फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड में फिर बनेगा VXO22 आउटपुट वोल्टेज। VXO22 मतलब जो क्रिस्टल के लिए वोल्टेज, जो देखिए VITC का थोड़ा एक्सप्लेन शायद नहीं किया था, उसको भी कर दे रहा हूँ। ये VITC जो पहले बना था पावर की प्रेस करने से पहले या यूएसबी डालने से पहले, जो बैटरी लगा करके, ये हमारी आरटीसी क्रिस्टल का वोल्टेज था। आरटीसी क्रिस्टल हमारे बोर्ड के अंदर में हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये आईसी के अंदर में इनबिल्ड होता है, लेकिन जो मेन क्रिस्टल होता है वो हमारे बाहर में लगा रहता है। तो उस क्रिस्टल के सर्किट के लिए हमको चाहिए 2.2 वोल्ट। ये वोल्टेज भी हमारे यहाँ से वीपीएस से इनपुट इसको मिलेगा, और मिलने के बाद में ये हम बाहर में चेक करेंगे क्या क्रिस्टल की जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर में हमारा 2.2 वोल्टेज मिला कि नहीं मिला, या फिर वहां पर वोल्टेज मिला कि नहीं मिला। इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2.2 वोल्ट VXO22 यहाँ पर हमको 2.2 की वोल्टेज चेक करना है। तो हम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, जो क्रिस्टल के लिए जो वोल्टेज अंदर से निकलना है उसके लिए ये रेडी। ठीक है, उसके बाद जस्ट फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। यही देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये क्रिस्टल की जो वोल्टेज हमको क्लियर किए, इसके सर्किट में जो वोल्टेज जा रहा है वहीं से कट करके 1.8 की वोल्टेज यहाँ से इस क्रिस्टल के लिए ये आउटपुट कराया। आउटपुट कराने के बाद में जैसे क्रिस्टल को हमने 1.8 दिया, 1.8 के बदले ने उसने अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट किया। 19.2 मेगाहर्ट्ज होता है, 38, 48, जो भी मेगाहर्ट्ज की आपकी क्रिस्टल है वो अपना आउटपुट करना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यही पावर आईसी इनपुट दिया और इसी से बन करके क्रिस्टल का जो भी फ्रीक्वेंसी बन रहा है वो फिर से पावर आईसी के अंदर में प्रवेश कर रहा है। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है, यहाँ से और कहीं नहीं जाना है। पावर ने वोल्टेज दिया, वहां से फ्रीक्वेंसी बने, फ्रीक्वेंसी बन करके सीधा आ गया फिर से पावर आईसी के अंदर। तो यहाँ पर यदि आपको चेक करना है तो आप डीएसओ के माध्यम से इस जो यहाँ पर आप 19.2 मेगाहर्ट्ज का सबसे ज्यादा जनरल ही ये वाली आईसी जहाँ पर लगा है वहां पर 19.2 मेगाहर्ट्ज ही मिलेगा ज्यादातर। तो यहाँ पर 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक एक करके इनपुट देते जा रहा हूँ। इनपुट जो सप्लाई है वो तो एक साथ डालते साथ पूरा एक साथ चला जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझेंगे बोल के मैं एक एक करके वो वोल्टेज निकालते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर किस चीज को इनपुट सप्लाई मिला, VS1 को। तो यहाँ पर मैं एक एक करके क्यों किया हूँ, इसको भी समझा दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, VS1 का इनपुट नहीं देखेंगे, VS1 का सीधा आउटपुट देखेंगे, VS1 आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो यदि आउटपुट नहीं किया तो हमको क्या ये वीपीएच यदि इस पावर आईसी को VS1 वाली पॉइंट में अगर उसको इनपुट नहीं देगा तो क्या हमारी VS1 आउटपुट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मैं ये समझाने के लिए इसको एक-एक करके निकालते जा रहा हूँ कि आपको साथ ही साथ आउटपुट तो देखना है, यदि आउटपुट नहीं हुआ तो उसकी इनपुट देखना है, तब पावर आईसी उखाड़ना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने पावर उखाड़ दिया, VS1 नहीं बन रहा है, पावर उखाड़ दिया, पावर लगा दिया, जैसे कि तैसा। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब कोई भी आईसी का यदि इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं दोगे कोई भी आईसी, कोई भी लाइन वाले को, तो उस लाइन से आउटपुट जो जिसको कराना है वो तो आउटपुट कराएगा ही नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी इनपुट देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे VS1 को हमारा इनपुट मिला, यहाँ से हमारी एक वोल्टेज बन के निकलेगा, जो बक वोल्टेज होता है। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमारे मेन क्या चीज़, एक पावर आईसी के अंदर में एक तो बक वोल्टेज बाहर आएगा, वोल्टेज आईसी यानी कि सॉरी पावर आईसी जो वोल्टेज बनाएगा, एक तो बक वोल्टेज बनाएगा, एक एलडीओ बनाएगा। एलडीओ में एक लोअर एलडीओ बनाएगा, एक हायर एलडीओ बनाएगा। और पावर आईसी के जितने भी सारे वोल्टेज हैं, देखिए पावर मैनेजमेंट पावर का काम होता है, वो पूरे सेक्शन को वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं बाकी सेक्शन तो लिया नहीं हूँ, मेरे को ओनली सीपीयू चालू करना है। मेरा सफर यहाँ इस बूट सीक्वेंस का मतलब यही है कि एक सेट को बूट कराने के लिए क्या-क्या वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक उसी को मैं टारगेट में लिया हूँ। एक चीज़ और है, आप लोगों को थोड़ा-सा लंबा लगेगा वीडियो, लेकिन मैं आपको धीरे-धीरे एक ही चीज़ को रिपीट करते इसलिए लेके जा रहा हूँ कि यदि आपने एक वीडियो देखा तो कोई दूसरा और वीडियो देखने की ज़रूरत मत पड़े। एक ही वीडियो में पूरा ए टू जेड क्लियर होनी चाहिए और मेरे को पता है कि मेरा कोई वीडियो आप देख के देख लेना, मैं स्किप नहीं करता। ना मैं कोई चीज़ छुपा के डालता हूँ, मैं भ्रम में नहीं डालता। अगर वीडियो देना है तो ओपनली देता हूँ, नहीं देना है तो फिर देना ही नहीं। ठीक है? मैं काट-काट के नहीं देता, मैं इसको पूरा ओपन दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर इसको इनपुट दिया गया VS1 को, तो यहाँ से एक वोल्टेज निकला, निकल करके 2.2 वोल्ट सीधा पावर आईसी के अंदर फिर चला गया। यानी कि यही आईसी से बना और इसी के अंदर में चला गया। यहाँ से बन के निकला और इसके अंदर चला गया। अब ये फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकला। पावर ही ने बनाया, पावर के अंदर ही ले गए, कोई मतलब नहीं निकला, ऐसा नहीं। ये देखिए पावर आईसी के सर्किट को भी बहुत सारे काम है। उस सर्किट को वहां से जो वोल्टेज निकालने के लिए अगर मान जाए एलडीओ का जो वोल्टेज यहाँ से बाहर निकलेगा, अभी तो कोई एलडीओ नहीं निकल रहा है, एलडीओ के वोल्टेज जैसे ही बाहर निकलेंगे तो पहले तो उसको इनपुट देना पड़ेगा ना। इनपुट सप्लाई में मैंने बोला कि एलडीओ हमारे एक लोअर एलडीओ होता है, एक हायर एलडीओ। तो यहाँ पर हायर एलडीओ का जो वोल्टेज है, जितने भी हायर एलडीओ बोलने का मतलब क्या है पता है? 1.2 हो गया, 1.8 हो गए, ठीक 1.1 हो गए, मतलब 1.1 वोल्टेज से लेकर के 1.8 तक की वोल्टेज जितने भी एलडीओ जो निकलते हैं वो हायर एलडीओ होता है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जो बनते हैं जैसे कि 0.8 0.9 यही के आसपास में जो वोल्टेज बनेंगे वो लोअर एलडीओ से बनता है। तो मीडियाटेक के अंदर में एक चीज क्लियर कर लो कि 2.2 वोल्टेज जो होता है बक का वो हायर एलडीओ के लिए होता है, यदि 1.4 वोल्टेज होता है तो वो लोअर एलडीओ के लिए होता है। तो अभी फिलहाल हम तो हायर एलडीओ पकड़े हैं, तो हायर एलडीओ यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है निकल करके वही घूम के गया पावर आईसी के अंदर में, क्या करने के लिए गया? एलडीओ को इनपुट देने के लिए। कौन सा एलडीओ को? हायर एलडीओ। अब देखिए आप चेक भी करोगे तो इसी बेस से करना है। अगर इसको आप वीडियो देखने के बाद में आप कोई एक बिट मैप उठा लेना या कोई डायग्राम उठा लेना, डायग्राम में यदि आपको रीड करना बढ़िया से आता है डायग्राम उठा लेना, डायग्राम उठा करके इसको वेरीफाई कर लेना, मैं जो इसके अंदर में जो मेंशन करके आपको बनाते गया हूँ, ठीक है। और इसके अंदर में एक चीज है, ये जो वोल्टेज पावर आईसी की जो भी वोल्टेज हमारा बन रहा है वो एक मैं शुरू में बोला कि ये टारगेट ओनली सिर्फ सीपीयू के लिए है, तो सीपीयू की रिक्वायरमेंट को मैं इसके अंदर में मैं पूरा करते जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी मेरा बाय मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, उसको गलती को आप माफ करना, क्योंकि इतना बड़ा सेक्शन को एक एक करके लेते जा रहा हूँ तो कई बार भटकना भी हो जाता है, भटक जाता है माइंड इधर उधर, ठीक है। अब ये वोल्टेज देखिए पावर आईसी से निकल के पावर आईसी के अंदर में गया, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ध्यान दो VS1 की वोल्टेज एक तो पावर आईसी के अंदर गया, दूसरा ये जो एक्स्ट्रा बक है इसके अंदर गया। एक्स्ट्रा बक के अंदर में क्यों गया है? इनेबल सिग्नल के रूप में।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक्स्ट्रा जो बक है, इस बक को एक सिग्नल चाहिए। जब तक उसको इनेबल सिग्नल नहीं दोगे, तब तक वो अपनी आउटपुट नहीं करेगा। तो इस सर्किट के अंदर में ये क्या किया है, जैसे ही हायर एलडीओ का जो वोल्टेज है VS1, जैसे ही वो वोल्टेज बनेगा, वही वोल्टेज को एक इनेबल के रूप में उसको भी दे दिया साथ में। जैसे ही बक ये बना, उसके साथ एक्स्ट्रा एलडीओ को भी चला गया और पावर को भी चला गया, दोनों को एक साथ चले गए। अब काम क्या करेगा, एक्स्ट्रा एलडीओ जो होता है, ये अपनी यहाँ से आउटपुट करना स्टार्ट करेगा। इतना देर से तो नहीं कर रहा था ना, तो कैसे किया, जैसे ही हायर एलडीओ की जो वोल्टेज पावर में गया, उसी के साथ में एक्स्ट्रा बक के अंदर में गया, और जैसे ही एक्स्ट्रा बक के अंदर में गया, यहाँ से ये वोल्टेज निकल करके आगे निकल गया। कहाँ पर गया, देखो यहाँ पर एक चीज समझना, वीपीएच पावर इसने इनपुट लिया, यहाँ से वीपीएच पावर इनपुट लिया जी, लेकिन आउटपुट नहीं किया। कब आउटपुट किया, VS1 की जो सप्लाई है, जैसे यहाँ पर जो 2.2 वोल्टेज बने, इसको इनेबल के रूप में मिला। जैसे ही इनेबल के रूप में मिला, तब यहाँ से वोल्टेज निकल करके ये सीधा चला गया एक्स्ट्रा एलडीओ के अंदर। तो यहाँ पर VS2 का इनपुट कौन सा है, वीपीएच पावर। VA12 जो एक्स्ट्रा एलडीओ है, उसकी इनपुट क्या है, VS1। कभी भी आप लोग हैंडसेट को अगर रिपेयर करते हो मीडियाटेक और फंसते हो ना, तो यही सेक्शन है, इसी सेक्शन में आप लोग फंसोगे सबसे ज्यादा। और इसी को थोड़ा सा धीरे आराम से सोचने की कोशिश करना कि इसकी इनपुट कौन सा है और उसका इनपुट कौन सा है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, एक्स्ट्रा बक का इनपुट हमारा वीपीएच पावर, और VA12 जो है एक्स्ट्रा एलडीओ का इनपुट है VS1। अच्छा, VS1 VS2 ये सारे चीज के लिए भी क्लियर कर देता हूँ। जितने भी क्वालकॉम है, सारे क्वालकॉम के अंदर में VREG S1 2 3 4 5 मान जाए 10, ये तो 8 बक दिया है, ठीक। तो S8 VREG S8 लिखा रहेगा, तो 8 नंबर का बक हो गया। लेकिन मीडियाटेक के अंदर में सिर्फ इस नाम से VS1 और VS2 ये दो ही चीज मिलेंगे आपको, VS3 नहीं मिलेगा। उसमें क्या है, जो अदर सेक्शन जैसे कि मॉडम हो गया या फिर कोई और सेक्शन हो गया, तो उसमें एप्लीकेशन प्रोसेसर हो गया और SRAM हो गया, तो इसके लिए नाम लिख करके सीधा यहाँ से आउटपुट करता है, उसको S2 S3 S4 S5 ऐसे नहीं करता। इसमें डायरेक्ट ओनली सिर्फ जो चीज है VS1 और VS2। इसमें मैं तुक्का भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। या इसमें मैं ये सारे स्टेप कर लेने के बाद, मान जाए इसको कई सारे लोग ऐसे हैं कि जी ये सारे स्टेप इतना कहाँ कंझट, ये सारी चीज चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से लाइन को एक स्टेप बना के पकड़ना है, कि पहले कौन चेक करना है, दूसरा तीसरा चौथा। अभी तो अगर डिफली जाओगे, मान जाए कोई हैंडसेट के अंदर में डिफली अगर रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैंने नहीं बनाया, पावर आईसी के अनुसार से मैंने इसको बनाया है, ठीक है जी। तो इसके अंदर में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, मेरे बढ़ाने से ये प्रोसेस नहीं बढ़ सकता, ये उसके अनुसार से ये बढ़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हमने इनेबल दिया, इनेबल देने के बाद में यहाँ पर 1.4 के वोल्टेज यहाँ से आउटपुट निकल गया, और वहीं से एक लाइन फिर से आ गया पावर आईसी के अंदर। यहाँ पर घुमाव क्या चीज हुआ, यहाँ पर घुमाव एक ही चीज है, यहाँ पर VS1 ने इसको इनेबल दिया, ये अपनी वोल्टेज निकाला, और उस वोल्टेज का नाम क्या है, VS2। यहाँ पर हमको दोनों चीज मिल गया, VS1 मिल गया, VS2 मिल गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर कितना निकाला, 1.4 वोल्ट। VS2 VS1 कितना निकाला है, 2.2। तो यहाँ पर हायर वोल्ट जो निकाल, हायर एलडीओ के लिए जो वोल्टेज बन रहा है वो 2.2 वोल्ट, और जो लोअर एलडीओ के लिए जो वोल्टेज बन रहा है वो 1.4 वोल्ट। ये हमारी हायर एलडीओ के लिए है, ये हमारी लोअर एलडीओ, ठीक है। अब देखिए घुमावदार इसी जगह में हो रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 1.4 का जो वोल्टेज निकला, यहाँ गया पावर आईसी के अंदर में, क्या करने के लिए गया, लोअर एलडीओ बनाने के लिए गया, और ये क्या करने के लिए गया, हायर एलडीओ के लिए बनाने के लिए गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, यदि यहाँ पर देखिए मैंने एक टीपी यहाँ पर बना के रखा है, यदि VS2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको यदि आपको जानना है, क्लियर सी बात। चलिए यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ आपको। यदि VS2 का आउटपुट नहीं हो रहा है, तो हम कैसे स्टेप्स चेक करेंगे, इसको समझना। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट चेक करेंगे, क्या वीपीएच पावर बन रहा है, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, तो आ रहा है। आने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे 4 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है,
तो भी हमको इनेबल को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि EN नहीं आएगा तो यहाँ से EIC स्विच करके इस यहाँ पर 1.4 वोल्ट नहीं बना सकता। ठीक है, तो पहले मैंने VPH चेक किया, उसके बाद में इनेबल चेक किया, TP भी चेक किया, उसके बावजूद भी आउटपुट नहीं कर रहा है, सारे चीज सही लग रहे हैं, तब की कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा बग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये रहता कहाँ पर है, कैसे जगह में रहता है, आपको दोनों चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, हर बार मीडियाटेक यदि डेड हो गए ना, तो हर एक टेक्नीशियन ऐसे करता है, 80% टेक्नीशियन ऐसे हैं, ये दोनों चीज को छोड़ ही देता है। अब मेरे को ये बताओ, यदि एक्स्ट्रा बक का वोल्टेज यदि नहीं बनता है तो क्या हमारे VA12 बनेगा? नहीं बनेगा। फिलहाल अभी तो नहीं बना है, आगे बनेगा, लेकिन अभी तो नहीं बना, लेकिन बाद में तो बनेगा ना। ठीक है, दूसरा चीज, यही लाइन निकल करके पावर आईसी के अंदर में जा रहा है, तो लोअर एलडीओ बनेगा नहीं, तो हैंडसेट चालू कैसे होगा? ठीक है, VA12 भी इंपॉर्टेंट है और लोअर एलडीओ भी इंपॉर्टेंट है। तो यदि एक्स्ट्रा बक अगर डेड हो गया है या तो कोई लाइन मिस हो गया है, तो हैंडसेट चालू नहीं हो सकता। मैं आपको उसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने 6A का बोर्ड लिया है। 6A के बोर्ड के अंदर में यहाँ पर ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन, ये हमारी एक्स्ट्रा बक है, ये हमारी टीपी है, ये हमारी एलडीओ है। यहीं से आउटपुट निकल करके VA12 वाली आईसी के अंदर में जाएगा और इसी में से एक लाइन घूम करके सीधा हमारे पावर आईसी में जाएगा, लोअर एलडीओ बनाने के लिए। तो यदि डेड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं पता है? ओनली सीपीयू उखाड़ लिए, पावर उखाड़ लिए, पावर बदल दिए, चार्जिंग आईसी बदल दिए, तो इतना में ही काम नहीं चलता। ओनली आईसी उखाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसके ट्रैक में बढ़िया से ट्रैक में जाते हुए सारी लाइन है, सारी लाइन को एक-एक करके लेते नहीं जाओगे। हाँ, तुक्का में क्या होता है कि 10 से 20% तुक्के में हो जाते हैं। यदि पावर के आईसी के सारे वोल्टेज सही से नहीं बन रहा है, आपने दूसरा लगा दिया, सारा बन गया, तब तो वाह-वाह है, क्योंकि पावर आईसी खराब था। यदि उसमें से एक आध वोल्टेज यदि मिसिंग है, तब कितना भी उखाड़ोगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते। ओनली आईसी उखाड़ सकते। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये जो छोटा सा सर्किट है, इस सर्किट ये छोटा नहीं है, क्योंकि ये तो मेन इंपॉर्टेंट मेन पावर का आधा काम यही कर रहा है। लोअर एलडीओ को बनाने के लिए पूरा काम यही कर रहा है, तो फिर ये कैसे छोटा आईसी हुआ? तो हमारे लिए ये दूसरा पावर आईसी, हमारा मेन पावर आईसी सीआरवी हो गया। उसके बाद ही इसको हम बोलेंगे दूसरा पावर आईसी, क्योंकि ये आईसी बना रहा है VS2 और पावर आईसी जनरेट कर रहा है VS1, और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही दोनों में आते हैं। हमको ये आईसी को मैंने 6A एक बता दिया, तो 6A में यहाँ पर है, तो सबसेट में इसी जगह थोड़ी ना रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। ठीक है, या तो फिर बीट मैप ले लेना, बीट मैप लेने के बाद में कितने नंबर से VS2 के लिए वोल्टेज VS1 का बन रहा है, इनेबल का जा रहा है, उसको भी क्लिक करेंगे तो वो इस आईसी के पास में ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो VS1 की इनेबल सिग्नल आएगा। जैसे ही VS1 बनेगा वो इसके एक पिन में आएगा, और आने के बाद में इसको इनेबल देगा, तब ये आईसी आउटपुट करेगा। ठीक है, अब फिर से चलता हूं मैं मेन पेज में। ठीक है, तो घुमाव हमारा यहाँ पर थोड़ा है, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा घुमावदार है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उतना ज्यादा घुमाव नहीं है, सिंपल सर्किट। आपको VS1 पहले चेक करना है, उसके बाद में आपको VS2 चेक करना है। अगर दोनों में से कोई बन रहा है या तो कोई नहीं बन रहा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और क्लियर करवाना चाहता हूँ आपको, यदि इसमें से कोई एक वोल्टेज नहीं बना, मान लिया VS2 हमारा नहीं बन रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा इसके अंदर में? जैसे कि क्वालकॉम के अंदर में आप देखते हो कि क्वालकॉम के अंदर में रन होता है, 1.8 से 0 हो जाएगा, फिर 1.8 0 हो जाएगा, फिर 1.8 0 हो जाएगा। तो मीडियाटेक के अंदर में ऐसा नहीं होता, एकदम स्लोली स्लोली रन होते हुए ऊपर जाएगा, फिर धीरे से उल्टे फेरे फिर लेता जाएगा, थोड़ा स्पीड डाउन हो जाता है इसमें। क्वालकॉम में 1.8 0 1.8 0 ये कंडीशन बनता है। तो कभी भी डायग्नोस करोगे ना, इसमें जो वोल्टेज को अगर देखोगे, चेक करोगे, और धीरे धीरे स्लो, मीडियाटेक में कभी फास्ट मत चेक करना, मीटर से उठा लिए, चेक किए, हाँ वोल्टेज नहीं आया, हाँ नहीं आया, इसमें पकड़ नहीं आने वाला। आपको थोड़ा देर रखना है वहां पर, आपके हाथ प्रोब के अंदर में टच नहीं होनी चाहिए, और सीधा टच करके रखो,
कम से कम 4 सेकंड रखो तो आपको पता चलेगा कि ये वोल्टेज कौन से कंडीशन में रन हो रहा है कि बन ही नहीं रहा है वोल्टेज, तब क्लियर होगा। ठीक है, फिर से अब मैं आगे निकलता हूँ। फिर से नेक्स्ट किया, यहाँ पर VSRAM अदर एक वोल्टेज बनेगा सीपीयू के लिए। ठीक है, वो यहाँ पर 2 लाइन में गया है तो मैंने 2 लाइन को मेंशन कर दिया। इसकी वोल्टेज क्या रहेगा, यदि आपको सर्च करना है डायग्राम के अंदर VSRAM अदर सर्च करना। ठीक है, VSRAM अदर PMU लिखा रहेगा और वहां पर वोल्टेज नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर मैं इसमें जितने भी वोल्टेज बक का दिया हूँ वो 0.9 दिया हूँ। 0.9 वोल्ट मतलब 0.90 10 पॉइंट कम 1 वोल्टेज के लिए। तो ये क्या रहेगा, 1 वोल्टेज से लेकर के 0.9 तक के, वो या तो वो ज्यादातर क्या होता है डायग्राम के अनुसार से 1.22 तक के वोल्टेज के आउटपुट हाईएस्ट दिखाया गया है। तो मैं आपको 0.9 लिखा हूं तो उसमें से 5-10 कम ज्यादा रहेगा, उसको आप समझ जाना वहां पर। ठीक है, उसके बाद सॉरी उसके बाद नेक्स्ट यहां पर एक वोल्टेज इनपुट दिया, कौन सा है, वी कोर। पहले VS1 के लिए इनपुट आया था, एक ही आया था ना, अभी उसके बाद नेक्स्ट फिर से आ रहा है VIN कोर, वोल्टेज इन कोर, और यहां से ग्राउंड भी इसी केप से लिया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देना थोड़ा, इसी कैपेसिटर से जो नीचे सिरा है जहां से ग्राउंड रहता है कैपेसिटर एक एक सिरा, उसी सिरे से ये ग्राउंड लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए इनपुट बन गया। बनने के बाद जैसे ही इनपुट बना, यहां पर एक वोल्टेज बन के पावर आईसी के अंदर जा रहा है। कौन सा वोल्टेज है, DVDD कोर 0.9 वोल्ट। उसमें भी बोलूंगा कि 0.9 डायग्राम लिखना नहीं है, आपको लिखना क्या है, ओनली DVDD अंडर स्कोर कोर। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं DVDD डैश कोर लिख दोगे, सर्च नहीं होगा, क्योंकि डैश कभी भी डायग्राम के भाषा में नहीं आता, डायग्राम में कभी डैश नहीं दिया जाता, डैश की जगह में अंडर स्कोर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर DVDD कोर नेक्स्ट करेंगे, सीधा ये लाइन आ जाएगा, वहां पर ये कौन सा लाइन रहेगा, बक वाली लाइन रहेगा। अब यहाँ पर कोर का मतलब समझ रहे हो, कोर मतलब होता है जैसे कि आप लोग कभी भी मोबाइल लेते हो तो देखते हो कौन ओक्टा कोर, क्वाड कोर, ये सब रहता है ना, लैपटॉप भी लेते हैं तो यही सारा चीज रहता है, तो वो कोर होता है, वही चीज। वो सीपीयू के जो कोर के जो सेक्शन होंगे, इसी सेक्शन के लिए ये वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी यदि मिस हो गया तो भी डेड होगा। इसमें से एक भी वोल्टेज यदि मिस होता है आपका हैंडसेट चालू नहीं होगा। जितना इतना बताते जा रहा हूँ ना, ये तो इतना अभी देख रहे हो, अभी इतने और आने वाले हैं इसके अंदर में। ठीक है, उतने में से एक भी आप मिसिंग करके देख लेना, आपका हैंडसेट चालू नहीं होगा। अगर ये स्टेप बढ़िया से पकड़ लिए तो आप मीडियाटेक क्लियर है आपका, नो झंझट, फटाफट बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर कोर सप्लाई की जो कोर वोल्टेज जो बने, बक वोल्टेज जो बना, ये हमारी बक वोल्टेज है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये हमारी बक वोल्टेज है। बक की पहचान क्या है, हमको एक बक कॉइल मिलेगा। ये हमारी LDO वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हमको कॉइल नहीं मिलेगा। ठीक है, LDO डायरेक्ट लाइन, ऐसे लाइन ही निकाल करके ऐसे जाएगा, वहां पर बस कैपेसिटर आपको मिलेंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा चीज और बता रहा हूँ। मैं इसके अंदर में जो बक सर्किट है उसका जो फीडबैक को मैं इसके अंदर मेंशन नहीं किया हूँ। अब देखो ये जगह जो बता रहा हूँ, अगर आपने स्किप करके देखते हो तो अभी जो बोलूंगा वो आपके लिए स्किप हो जाएगा, फिर आपको ध्यान नहीं दोगे, फिर ये सही से बताया नहीं बना मेरा शेर बोल दोगे। तो ये नहीं, वीडियो देखना है तो पूरा देखो, नहीं देखना है तो पूरा बंद करके स्किप करके फिर दूसरा आप देखो जो वीडियो देखना है, कोई जबरदस्ती नहीं। अब यहाँ पर फीडबैक का मतलब क्या है कि यहां से कॉइल के आउटपुट से एक लाइन निकल करके फिर से पावर के अंदर में जो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। अब ये लाइन यदि ब्रेक हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यदि ये लाइन अगर ब्रेक हुआ तो भी आपका हैंडसेट डेड होगा, और डेड होने के साथ होगा क्या पता है, सीपीयू को फुल हीट कराएगा या फिर पावर आईसी को फुल हीट कराएगा। ऐसा क्यों कराएगा, इसको भी समझना। फीडबैक क्यों दिया है इसने, कि यहाँ पर वोल्टेज मैंने जो यहाँ पर स्विचिंग किया, स्विचिंग करने के बाद जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है 0.9, क्या बना कि नहीं बना, कम बना कि ज्यादा बना कि सही बना, इस चीज के लिए यहाँ से एक लाइन निकल के ये जाएगा पावर आईसी के अंदर में, जो होगा हमारा फीडबैक। यदि ये लाइन ब्रेक हो जाता है
पावर आईसी क्या बोलेगा, मैंने तो स्विचिंग कराया, स्विचिंग कराने के बाद में हमको जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो इस आईसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फीडबैक का लाइन कटा है, तो पावर को तो फीडबैक नहीं मिला। ये सोच रहा है कि मैंने तो इसको स्विचिंग करा रहा हूँ, लेकिन वोल्टेज आउटपुट क्यों नहीं करा रहा है। ठीक है, तो पावर आईसी फिर क्या करेगा, पावर आईसी क्या करेगा, स्विचिंग को तेज करेगा और हाई स्टेप बनाने की कोशिश करेगा, ताकि वोल्टेज आउटपुट हो, क्योंकि पावर को नहीं पता ना कि लाइन कटा है। वो बोल रहा है कि स्विचिंग कम हो रहा है, तो स्विचिंग की गति को बढ़ाने का काम करना शुरू करता है। जैसे गति को बढ़ाएगा, एम्पियर ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस आईसी को, सीपीयू को लोड ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा हेवी वहां पर करंट जनरेट होने की वजह से ये सीपीयू भी अपनी हीट अप कराना स्टार्ट करा, और ये क्या करेगा, कई बार ओवर टू और दे ताकर के यहाँ पर वोल्टेज बन जाए, और एक्चुअल में बन रहा है वहां पर सारा चीज, लेकिन पावर आईसी को पता चल रहा है कि मैंने जो बना रहा हूँ वो बन ही नहीं रहा है। उसके वजह से ये ताकत लगाने की वजह से सीआरवी भी गर्म होगा और सीपीयू भी गर्म होगा। इस दोनों आईसी में से जो लूजर होगा, लूज होगा, कमजोर होगा, वो ज्यादा हीट कराएगा। और हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट है, सीपीयू बदलो, ये शॉर्ट है, पावर बदलो, इसी में भिड़े रहेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम कोई भी लाइन को बारीकी से अगर देखते हैं, हम कभी भी इस लाइन को अगर चेक करते हैं तो इसकी फीडबैक को भी चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर में कोई भी फीडबैक मेंशन नहीं किया। ठीक है, आगे निकलता हूँ। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट किया, फिर एक वोल्टेज बना, मॉडेम का वोल्टेज बना, यानी कि बना नहीं, इनपुट दिया इसको। जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा, उसके बाद में यहाँ से मॉडेम की वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। मॉडेम बोलने का मतलब क्या है, जो मॉडेम सर्किट होता है, जो बेसबैंड सर्किट होता है नेटवर्क सेक्शन के लिए, वो सेक्शन के लिए ये मेन वोल्टेज होता है। तो यदि आप क्वालकॉम में देखते हो, तो क्वालकॉम के अंदर में क्या होता है कि वो जब सिम डालोगे तभी मॉडेम की वोल्टेज जनरेट होता है, लेकिन मीडियाटेक के अंदर में ऐसा नहीं है। मीडियाटेक के अंदर में जैसे ही हमने पावर प्रेस किया या फिर यूएसबी डाले, ये वोल्टेज हमारा जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये मॉडेम सेक्शन के लिए, मॉडेम सेक्शन के लिए भी चला गया 0.9 वोल्ट। उसके बाद फिर से नेक्स्ट, अब देखिए, एक यहाँ पर EXT EN2 एक लाइन है, वो निकल करके सीधा कहाँ जा रहा है, एक्स्ट्रा एलडीओ में, जो VA12 बनाएगा। VA12 अभी तक चालू नहीं हुआ था, इसके पहले जैसे कि हम देखेंगे तो इसके अंदर में यहां से लेकर कितना देख लो, ये हमारी VA12 आउटपुट नहीं किया। जैसे ही मॉडेम वोल्टेज बनेगा, VA12 अपना आउटपुट कराना स्टार्ट करेगा, लेकिन क्यों, जब इनेबल सिग्नल मिलेगा तब के कंडीशन में ये आउटपुट करेगा। ये सेक्शन कैसे है, जैसे कि डायग्राम में बता रहा हूँ। ये देखिए, अगर डायग्राम कभी भी ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर दो चीज होता है देखना, ये तो एक तो कर दिया इसके अंदर एनसी, वन को कर दिया है एनसी, मतलब नॉट कनेक्शन, यानी कि इसकी कनेक्शन यहाँ से आगे गया ही नहीं है, मतलब दूसरा का यूज, पहला का यूज नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा यूज हुआ है। यही वाली लाइन जा करके सीधा किसको चालू कराएगा, VA12 को, और VA12 की जो वोल्टेज बनना है, ये इनेबल मिलने के बाद ही हमारा VA12 की वोल्टेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको आउटपुट कराता हूँ यहाँ से। जैसे ही इस लाइन गया इनेबल के रूप में, उसके बाद वहां से वो सारे लाइन निकलना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इनेबल मैंने दिया, जैसे इनेबल दिया, यहाँ पर वोल्टेज आना स्टार्ट कर, और ये कौन सा वोल्टेज है, जितने भी सारे इसके सीपीयू के अंदर में जो रैम के भाग हैं, वो सारे रैम की अलग अलग काम के लिए, DQ हो गया, ZQ हो गए, वो सारे लाइन को जितनी भी वोल्टेज की जरूरत है, वो सारा VA12 पूरा कर रहा है। यदि VA12 का वोल्टेज, यदि 1.2 का वोल्टेज जो यहाँ से निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज 1.2 निकलेगा VA12 में से, VA12 से जैसे ही आउटपुट निकलेगा, वो रैम के भाग में जाएगा सीपीयू के अंदर में। इसमें से भी एक लाइन यदि मिसिंग होता है तो हमारी हैंडसेट डेड। अब VA12 कहाँ पर लगा है बोलोगे, तो उसमें भी मैं 6A के अंदर में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहाँ है, बताइए, VA12 कहाँ है। अब हम कभी भी रिपेयर करते हैं, ये छोटे आईसी को ध्यान नहीं देते हैं, और वही हमको फंसाता है। हमने पावर रिप्लेस कर दिया, सीपीयू रिवोल्व कर दिया, इमेंसी प्रोग्रामिंग कर दिया, सब कर दिया, लेकिन सेट जैसे कि तैसे पड़ा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये दो दो चीज बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बक और एक्स्ट्रा एलडीओ, जो सबसे थोड़ा ज्यादा घुमावदार है, तो इसी जगह फंसते हैं लोग। इसी स्टेप से आपको चेक करना है, जो पहले बता रहा हूँ उसको पहला नंबर लिखना, दूसरा बता रहा हूँ उसको दूसरे नंबर लिखना। इसमें देखो, VA12 की आईसी ये छोटी सी है, ये इस आईसी को आदमी इग्नोर ही कर देता है, इसको ध्यान नहीं देता है।
इससे मतलब ही नहीं रखता। क्यों मतलब नहीं रखता? वो तुक्के में भरोसा करता है। बूट सीक्वेंस से कौन काम करता है? रियल मैकेनिक। जो मैकेनिक बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ओनली सीपीयू उखाड़ो, लगा दो, हो गया ठीक, नहीं तो रिटर्न करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पर भी बूट सीक्वेंस के स्टेप से आप काम कर सकते हो। बस आपके तुक्के की प्रोसेस में जितना टाइम लगा है उतनी ही टाइम में आप बूट सीक्वेंस की प्रोसेस क्लियर कर सकते हो। अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे तो वो टाइम बचाना शुरू कर देता है। शुरुआत में बेशक टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम को मैनेज करते हुए लेके आएगा, और जितना आप तुक्के में टाइम लगा रहे हो उतना ये स्टेप से आप काम करोगे। मैं तो बोला ना, लास्ट टाइम आपको स्टेप बताऊंगा कि पहले किसको चेक करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6-7 स्टेप में आपकी मीडियाटेक की बूट सीक्वेंस क्लियर हो जाएगी। बस वीडियो के साथ बने रहे, ठीक है। तो ये छोटी सी, इतनी छोटी सी आईसी बोल रहे हो, ये आईसी क्या करेगा? एक लाइन जैसे इनपुट आएगा, कौन सा इनपुट देगा? VS1, ये सॉरी VS2 की वोल्टेज इसके लिए इनपुट है, और जैसे ही यहाँ पर EXT इनेबल की लाइन जैसे ही पावर आईसी से, यहाँ से पावर आईसी में से निकल करके यहाँ जाएगा इनेबल के रूप में, जैसे ही इनेबल मिलेगा यहाँ से एक लाइन बनेगा और 6 जगह यहाँ पर सीपीयू के अंदर में जाएगा। किसके लिए? रैम के लिए। तो रैम का भाग एक्टिव होगा। अगर आप सोच के देखो, यदि इसमें से कोई वोल्टेज मिसिंग हो जाता है और रैम चालू नहीं होगा तो क्या हैंडसेट चालू होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जितनी वोल्टेज इसके अंदर मेंशन करते गया हूँ उसमें से कोई भी वोल्टेज को आपको मिसिंग नहीं करने हैं। अगर एक एक स्टेप, अगर मैं 6-7 स्टेप बताऊंगा, वो 6-7 स्टेप के अंदर में यदि आपका काम नहीं बनता है, तब आप ये पूरे प्रोसेस से आप एक एक करके इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चला गया और वहां से वो क्या किया? आउटपुट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पर एक वोल्टेज बना, VIN, वी प्रोसेसर, प्रोसेस बोलता हूँ, सॉरी, ठीक है। VPROC मतलब हाफ नाम लिखा है, मतलब वोल्टेज प्रोसेसर। प्रोसेसर किसको बोलेंगे? अब प्रोसेसर तो जान ही रहा है, सीपीयू को, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेसर जो मेन होता है प्रोसेसर, और सबसे हाईएस्ट करेंट की जरूरत पड़ता है प्रोसेसर, एप्लीकेशन प्रोसेसर बोलते भी, ठीक है। ये वो ऐसा लाइन है, इस लाइन में से इसमें दो चीज दिया हुआ है। एक तो एक प्रोसेसर VSRAM प्रोसेसर दिया है, और नेक्स्ट करके एक लाइन और निकाल देता हूँ, उसके बाद और क्लियर होगा। उसके बाद में ये मेन प्रोसेसर का देता है। तो वोल्टेज जो प्रोसेसर यहाँ से जो स्विचिंग होगा, स्विचिंग होने के बाद में यहाँ पर जो करंट जनरेट होता है सबसे हाईएस्ट होता है। देखना डायग्राम के अंदर में वहां पर 4 एम्पियर तक के करंट जनरेट का जो सूची होता है इसका, तो उसमें सूची में लिखा रहता है 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एप्लीकेशन प्रोसेसर का होता है। और यही लाइन जाता है सीपीयू के अंदर। इसी लाइन में आपको सबसे कम वैल्यू देखने के लिए मिलता है, जो हम लोग शॉर्टिंग बोल देते हैं, 0.30, 40, 60, ये जो वैल्यू आता है डायोड वैल्यू, वो प्रोसेसर वाली लाइन में आता है। क्योंकि यहाँ पर ये इतनी हाईएस्ट लाइन होता है कि हम कभी भी हैंडसेट को जब पावर प्रेस करते हैं, चालू करते हैं ना, तो गर्म कब होता है? प्रोसेसर चालू होता है तब ये गर्म होता है, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट करंट की जरूरत रहता है और हाईएस्ट करंट उसको देता है। अब यहाँ पर देखना एक चीज और, कई सारे हैंडसेट के अंदर में देखना कि ये प्रोसेसर वाली लाइन में दो दो कॉइल दिखाई देते हैं आपको, ऐसे रहेगा। इसकी आउटपुट यहाँ से निकल करके यहाँ जाए, दो कॉइल मिला करके एक लाइन में आपकी जितनी भी करंट जनरेट हो रहा है, यहाँ से जितना हो रहा है, यहाँ से जितना हो रहा है, दोनों को मिला करके प्रोसेसर को दिया जा रहा है। ठीक, किसी किसी में 3 कॉइल भी मिलेगा, यहाँ पर 3 कॉइल दिखाई देगा, और जो यहाँ से निकल करके तीनों आपस में ऐसे करके जुड़े रहेंगे, और तीनों का फीडबैक याद रखना, तीनों का फीडबैक ऐसे दिए रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेसर की वोल्टेज हो गया, ये भी क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट किया, फिर एक वोल्टेज बना VIO18, VIO18 का मतलब क्या है? 1.8 वोल्ट। ये होता है जनरल वोल्टेज। जेनरिक बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो सीपीयू के अंदर में आल लिखा हूँ, आल का मतलब क्या है? जैसे I2C हो गया, बहुत सारे I2C हैं, I2C में सबसे ज्यादा यही लाइन जाता है, ठीक है। और सीपीयू के जितने भी रिक्वायरमेंट 1.8 का है, लगभग लगभग यही लाइन जाके पूरा करता है। जैसे कि क्वालकॉम के अंदर में जेनरिक नोट 4 देखोगे, 5 पे देखोगे तो L5 होता है। L5 सब जगह, एक जगह क्लिक करोगे बीच में पूरा भरा हुआ रहता है, ये ठीक, ये जेनरिक वोल्टेज होते हैं। अब ये वोल्टेज निकल करके सबसे पहले सीपीयू के अंदर में गया, कौन से सेक्शन में गया? सबसे ज्यादा ये डिजिटल सर्किट में जाता है।
जहाँ से हमारी I2C लाइन ऑपरेट होता है। इसके अंदर में एक सर्किट होगा जो डिजिटल सर्किट होगा, जैसे पावर आईसी के अंदर में यहाँ पर मैंने बताया था डिजिटल के लिए ये वाली लाइन DVDD 18_DIG वाली। तो ऐसे सीपीयू के अंदर में भी है, तो ये यही वोल्टेज जा करके I2C सर्किट जो डिजिटल सर्किट है उसको एक्टिव करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखना हम कभी भी I2C को जब देखते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है I2C प्रोटोकॉल, तो वहाँ पर 1.8 तो I2C में मिलेगा SCL SDA में, लेकिन उससे छोड़ के भी एक 1.8 हर एक सर्किट में देख लेना। 1.8 का वोल्टेज वहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। वो किसके लिए है? उस डिजिटल सर्किट को एक्टिव करने के लिए। जब वो डिजिटल सर्किट एक्टिव होगा तब के कंडीशन में I2C वर्क करता है। यदि I2C में वोल्टेज तो दे दिए तो पर भी I2C वर्क नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन कब बनता है? VIO बोलता हूँ, वो 1.8 उसके अंदर में अगर यदि मिसिंग है तब के कंडीशन में। ठीक है, थोड़ा आप उसको ट्रेसिंग कर लेना। उसके बाद यही लाइन यहाँ से निकल करके सीधा जाएगा, एक रैम में जाएगा और एक इमेमसी में जाएगा। ये दो भाग क्यों बनाया? क्योंकि इमेमसी के अंदर में एक रोम होता है, एक रैम होता है। रैम का वोल्टेज अलग होता है और रोम का वोल्टेज अलग है और रैम का अलग। ठीक है, तो यहाँ पर एक 1.8 इसको मिला, एक इसको मिला और वही लाइन से मिला। उसका रियल नाम बोलोगे, यहाँ पर लिखा है EMI_VDD1। ये नाम भी अगर ये अंदर में जो लिखा हुआ नाम भी अगर आपने याद कर लिया, वो क्वालकॉम हो चाहे मीडियाटेक कोई भी हो, सब में वही नाम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सेट देखिए इमेमसी को इसलिए मेंशन किया हूँ कि इमेमसी चालू नहीं होगा तो हैंडसेट चालू थोड़ी ना होगा। तो मैं तो बूट करा रहा हूँ ना, पूरा बूट कराने के बाद में जैसे ही लोगो आना होगा यहाँ तक मेरा पूरा प्रोसेस काम करेंगे। अब लोगों का काम आगे रहेगा, जो इमेमसी आगे का काम यदि कर रहा है तो आपका लोगो आएगा, नहीं तो इमेमसी के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं से दो लाइन इसमें गया, इमेमसी में गया, रैम में भी गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने किया यहाँ पर VEMC, ये कहाँ जा रहा है? रोम में जा रहा है। तो हमारे इमेमसी के जो दो वोल्टेज होते हैं रोम के 1.8 2.8 VCC VCCQ, ये तो इमेमसी के रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब उसका इसका खाना कंप्लीट हो गया। अब जो भी बचा है अभी रैम का बचा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका भी कंप्लीट हो गया है। यदि इसमें से ये भी लाइन मिसिंग हो जाता है तो भी आपकी हैंडसेट डेड ही रहेगा, क्योंकि इमेमसी की सप्लाई अगर मिसिंग कर दिए तो हैंडसेट जाहिर सी बात है डेड होना ही होना है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बीच में डायग्राम जो बूट सीक्वेंस है उसके बीच में सेंसर का भी है। ये सेंसर का वोल्टेज यदि भी मिसिंग हो जाता है तो भी हमारी हैंडसेट डेड रहेगा। ठीक है, इस बात का याद रखना, क्योंकि ये बूट सीक्वेंस के बीचों बीच है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट किया, फिर यहाँ से एक लाइन निकला जी, हम यहाँ पर VD रैम 0.6 वोल्टेज, मतलब क्या होता है? जो रैम का एक रेफरेंस वोल्टेज होता है, जो हर बार हर सेट के अंदर में 0.6 होता है, वो एक तो सीपीयू में भी जाएगा रैम के भाग में और रैम में भी दो जगह जाएगा। ये भी वोल्टेज यदि मिसिंग हो गया तो भी आपके हैंडसेट डेड रहेगा। ठीक है, 0.6 वोल्ट। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट किया, यहीं से तीन लाइन इसी में भी चला गया। अब ये तीन लाइन यहाँ पर देखो, तीन तीन 6 वोल्टेज हो गए, रैम के 6 वोल्टेज हो गए और इमेमसी के 2 वोल्टेज हो गए। तो रैम के अंदर में 2 3 5 वोल्टेज 0.6 से ही जा रहा है और एक 1.8 जा रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा घुमाव है, क्योंकि कुछ मीडियाटेक के अंदर में देखो, यहाँ पर रैम की जो वोल्टेज होता है वो होता है रैम के लिए, एक तो 1.8 हो गया, एक 0.6 हो गया, एक होता है 1.2 वोल्ट। ये तीन वोल्टेज होते हैं रैम के, और इमेमसी के 1.8 और 2.8 कितने वोल्टेज हो जाएंगे? 2 वोल्टेज हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी हमको मेजर करना होता है तो इसके लिए हमारी 6 लाइन होंगे और वोल्टेज रहेंगे 3, और इसमें 2 लाइन रहेंगे, वोल्टेज रहेगा 2। ठीक है, फिर से आगे निकालता हूँ मैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर एक लाइन बना देखिए, VUSB USB_PMU 3.0 वोल्ट। ये तो नाम बोला हूँ, तभी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा लाइन है। बहुत सारे हैंडसेट के अंदर में, जैसे कि 9A हो गया, उस सारे हैंडसेट के अंदर में VUSB वाली लाइन आपका शॉर्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं, पावर हम उठा देते हैं, उठाने के बाद में जो VUSB वाली लाइन है उसमें पेंट कर देते हैं। उसके बाद में हम DM और DP दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि चार्जिंग प्रोसेस नहीं होगा यदि ये नहीं करेंगे तो।
उसके बाद में सेट को हम चालू करते हैं तो हैंडसेट चालू हो जाता है, बट यूएसबी काम नहीं करता। ठीक है, बता रहा हूँ। ये देखिए, कितने लोग किए कमेंट करके बताना। ये देखिए, ये वाली पॉइंट हमारी सीपीयू का शॉर्ट होता है। ठीक है, सीपीयू का शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये वाली को हम पेंट कर देते हैं और यहाँ पर ये जो डीएमडीपी है दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। फिर हम हैंडसेट को चालू करते हैं, चालू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे सेट के अंदर में ये सीआरवी के अंदर में ये केस आता ही आता है। हम ये करने के बाद हमारे हैंडसेट हम चालू कर सकते हैं। ये वही लाइन है जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी बूट सीक्वेंस के अंदर में ही है। ठीक है, ये वाली है। ठीक है जी, उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर से नेक्स्ट किया, फिर यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम में जो लॉजिक कंट्रोल सर्किट बताया था उसमें EXT PMIC EN2 का जो यूज हुआ है VA12 में गया, लेकिन 1 का क्या किया था, NC किया था। तो यहाँ पर वही चीज है कि यदि याद रखिएगा जो रेफरेंस वोल्टेज है 0.6 की वोल्टेज, यदि ये दोनों लाइन यूज किया गया है तो 0.6 की वोल्टेज जो पावर से निकल के जा रहा है वो नहीं जाएगा, वो ओनली सिर्फ सीपीयू तक जाएगा और रैम में नहीं जाएगा। ये दूसरा अभी आउटपुट जो करा रहा हूँ 1 नंबर का, 1 नंबर ही जा करके दो और एक एक्स्ट्रा बक लग रहेंगे बोर्ड के अंदर में, वही एक्स्ट्रा बक जा करके रैम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ठीक, ये सर्किट में देखना मैं समझा रहा हूँ अभी। देखो, यदि अभी जो सर EXT PMIC EN1 यदि यूज में लिया गया है तो यहां पर ये वाली लाइन हमारी इसमें नहीं रहेगा, पावर से जो आ रहा है। यदि इसका यूज नहीं किया गया है तो ये लाइन रहेगा और जो नीचे जो अभी जो सर्किट बता रहा हूं वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं दोनों को एक साथ इसलिए मेंशन कर दिया हूं। यहां पर देखिए दो हमारे पास में एक्स्ट्रा बक, अब इस बक में देखिए VIN वीपेज पावर लिया, VIN वीपेज पावर लिया, और जो EXT PMIC EN1 है यही जा रहा है, क्या कर रहा है, ये दोनों एक्स्ट्रा बक को एक साथ 1.8 वोल्टेज दे करके इसको चालू कराएगा। जैसे ही ये वोल्टेज 1.8 आएगा, आने के बाद में यहाँ से दो वोल्टेज बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा 1.2 वोल्टेज, एक बनेगा 0.6। तो इसके अंदर में जो 0.6 की रिक्वायरमेंट है उसको ये 0.6 पूरा करेगा और 1.2 का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको 1.2 का रिक्वायरमेंट वो पूरा करेगा। बस इसमें माइंड में एक चीज सेट करके रखना है कि जिसमें इस EN1 का यूज लिया गया है उसमें पावर आईसी लाइन का यूज नहीं लिया जाएगा, और यदि इसका यूज नहीं लिया गया है, एनसी छोड़ा गया है, फिर ये लाइन का यूज लेगा। पहला चीज। दूसरा यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर देखो इस सेट के अंदर में जैसे कि मान लिया आप ले लेना 6A ही ले लेना, 6A के अंदर में क्या किया है, ये दोनों एक्स्ट्रा बक का यूज नहीं लिया है। ठीक है, उसमें क्या किया है, 1.2 के वोल्टेज की जगह में 0.6 से ही काम चला लिया है। तो हमारे पास एक चीज और सॉल्यूशन मिल रहा है कि यदि हमारे पास कभी 1.2 का वोल्टेज यदि मिसिंग हो जाता है तो हम 0.6 से एक जंपर उठा करके 1.2 वाली लाइन को जंपर देंगे तो हमारी हैंडसेट चालू हो जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किट है यहाँ तक जो बना ये हमारी एक्स्ट्रा है, याद रखना। एक साथ इसको भी और इसको भी मत करना, इसीलिए मैं इसको छोड़ के बना दिया हूँ, क्योंकि दो टाइप के सर्किट आते हैं। फिर बोलोगे सर आप इसको बता दिए उसमें तो दो ऐसे अलग से लगा रहता है, इसलिए मैं उसको मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। अब लास्ट, यहाँ पर जो लास्ट जो वोल्टेज बनना है हमारा सिस्टम रीसेट, जो रीसेट की लाइन होता है जो हर एक सेट में होता है, जो लास्ट में ही बनता है, लास्ट में। अगर क्वालकॉम है तो इसके बाद में हमारा पीएस होल्ड बनता है, लेकिन इस सेट के अंदर में क्या है, पीएस होल्ड था हमारा पहले से बना जो वॉचडॉग का लाइन है। अब क्या करेगा, जैसे ही रीसेट लाइन आएगा, सारी वोल्टेज को जैसे ही एक बार रीसेट करता है उसके बाद एक साथ वापस आकर के वॉचडॉग अपने कब्जे में लेकर के पावर को होल्ड कर देता है। जैसे ही होल्ड करेगा तब के कंडीशन में नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है एमएमसी का। ठीक है, तो इतना लंबा है, थोड़ा धीरे धीरे करके देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी स्पीड दिया हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जितने भी आप प्रोसेस देख रहे हैं ये सारे प्रोसेस
ईज़ी नहीं है, लेकिन अगर यदि आपको समझ आ गया तो वो एकदम ईज़ी है, ठीक है? अब देखिए मैंने ओनली सिर्फ़ मीडियाटेक का भी आप लोगों को पढ़ाया। मेरी क्लास के अंदर में क्वालकॉम का सिंगल पावर भी ऐसे कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें डिफरेंट-डिफरेंट रहेगा। इससे छोड़ कर के डुअल क्वालकॉम जैसे कि 2 पावर आईसी आ रहा है, उसका सर्किट और बड़ा होता है, उसको भी ऐसे करके एक-एक करके मेरे को समझाना होता है, उसी को हम बोलते हैं बूट सीक्वेंस। 4 पावर आईसी आ गए, 5 पावर आईसी आ गए, वो सारे सेक्शन को एक-एक बूट सिस्टम के सीक्वेंस के अनुसार से उसी स्टेप से मैं क्लास के अंदर में पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे क्लास के अंदर में ये ऐसी टाइप के क्लास होता है कि डेमो की तरह आपको ये वीडियो भी मिल रहा है और डेमो की तरह भी समझना और प्लस एक चीज़ है वही है कि मैं हैदराबाद में इसकी कंप्लीट डिटेल एक-एक करके नहीं समझा पाया था, इसीलिए मैं वीडियो को इसको बना करके आप लोगों को शेयर करना चाहा हूँ। और ये वीडियो कैसे लगा उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लस छोटा-सा मैं क्लास के बारे में भी बता देता हूँ। अभी एक नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आदमी मान लीजिए डायग्राम जैसे ही ओपन किया, कन्फ्यूज़न पूरा भर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी डायग्राम ओपन करके बताता हूँ आपको। इसी को ले लिया। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी डायग्राम निकाल ली, निकालने के बाद हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये लाइन पकड़ेंगे, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे ट्रेस करना है, कौन-सा लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास रखा हूँ, 6 दिन का ओनली। 6 दिन का क्लास रहेगा, फीस ओनली मात्र ₹9,999 का है। 5 से 6 दिन के अंदर में वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और फुल क्लास बोलोगे तो फुल क्लास के अंदर में मेरा एक 15 दिन का कोर्स होता है, एक 20 से 22 दिन का कोर्स होता है। इसका पूरा डिटेल अगर चाहिए रहेगा तो मेरे को फ़ोन लगा करके आप पूछ सकते हैं। बट लेकिन एक चीज़ है, ये वीडियो कैसे लगा इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बना के डालूँ, क्योंकि इस समय में बहुत लंबे समय बाद में ये वीडियो मेरा जा रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा इसमें अपनी फीडबैक मतलब अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जैसे बग का फीडबैक आ रहा था ना, वैसे आप लोग भी अपना फीडबैक दे करके इस वीडियो में थोड़ा-सा मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा।